क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग को पढ़ना है वो शायद पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो सभी लोग रहेंगे, बाकी लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। सभी लोग आंख बंद करेंगे, एक साथ ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Grab your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है। चलिए, तो हम सभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को पढ़ के आने बोला था, कितने लोग पढ़ के आए भाई? पढ़ के आए हो? कौन कौन पढ़ के आए हैं आज? बताइए। नहीं पढ़ के आए कोई? सलोनी जी, सुषमा गौर जी, अंतिम बालाजी, जयश्री राठौर जी, जिनके नाम ले रही हूँ सुन लीजिए नाम, ठीक है। अनिमेश, संगीता रात्रे, ये लोग पिछली क्लास में थे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ के आए? और सुषमा यादव जी, जल्दी बोलिए, पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए हैं? आपके पास आराम से 4 दिन थे, आपने पढ़ाई की नहीं की? जल्दी रिस्पॉन्स जल्दी दीजिए भाई। आई नीड पढ़ाई तो हाँ नहीं की पढ़ाई? की तो है मैम, की तो थी, आप पूछ के देख लीजिए एक बार। ठीक है, अच्छा ऐसे बोले कि करी है बस। आप कुछ भी हो, नहीं आए आए कोई मतलब नहीं, आपको बस ये बोला आपने पढ़ाई करी है नहीं की। आपने ये 3 दिन वेस्ट तो नहीं किए कहीं पर, है ना। आपका एक एक दिन आपके नेट जेल के लिए इम्पोर्टेंट है। हम कितना भी आपको करेंगे मोटिवेट, अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है। तो आप चाहे कहीं भी रहो, आपको पढ़ना है ना। और पिछले बार के रिजल्ट से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, जिन्होंने जो हमारे साथ थे और जिनका नहीं निकला, संगीता का निकला। संगीता आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नेट के लिए, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया होगा, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई कि हमने मेहनत किया, बच्चों ने अपने तरफ से नहीं की होगी मेहनत, ठीक है। लेकिन इस बार हम भी पूरी मेहनत करेंगे और आप भी पूरी मेहनत करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत सब लोग एक दूसरे साथ मिलकर करेंगे काम। चलिए, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी बताते जाना, मैं आप लोगों को क्लियर करते जाऊंगी। 3-4 क्वेश्चन ही पूछूंगी जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं उससे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगी कल से, ठीक है। चलिए, तो एकदम स्टार्टिंग से हम ले लेते हैं। मैंने पहले जो पढ़ाया था, देखती हूँ आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी ले लिए 4-5, लेकिन हम देखते हैं कि पहले की चीजें आपको याद है या नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही ना अभी, 1 मिनट है। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन भी, आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है अच्छे से? हेलो, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। यस मैम। हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो भाई, ठीक है। चलिए मैम हो रही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विथ मेथड एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन इज नोन एज। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ आपसे, दोबारा पूछ रही हूँ, क्या कहलाता बताइए। ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जो कि एडल्ट एजुकेशन से मिलती जुलती है, उसको हम कौन सी मेथोडोलॉजी या कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? 4 ऑप्शन है। एंड्रोलॉजी मैम। एंड्रोगॉगी, एंड्रोगॉगी बोल रहे हैं। और कौन क्या बोल रहे हैं? पहला ऑप्शन है आपका जेरेटोगॉगी, दूसरा है एंड्रोगॉगी, तीसरा है पेडागॉगी और चौथा है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी मैम। एंड्रोगॉगी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। सारिका जी भी और संगीता रात्रे भी एंड्रोगॉगी बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए सारिका जी
कि पेडागॉगी क्या होती है, व्हाट इज पेडागॉगी? मैम पेडागॉगी बहुत छोटे बच्चों के लिए होती है, जो टीचर सेंटर्ड होते हैं, जो टीचर बोलती है वही वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड भी होती है, इसको हम टीचर सेंटर्ड भी बोलते हैं। तो जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएंगी, ठीक है। जब आप रजिस्टर हो जाओगे एक बार ग्रुप में, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, लेकिन आप उसके पहले ये पढ़ लोगे। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था, एक तो पेडागॉगी होती है, दूसरा एंड्रोगॉगी होती है, तीसरी कौन सी होती है? व्हाट इज थर्ड वन? फुटोगॉगी मैम। ट्यूटरगॉगी। पेडागॉगी टीचर सेंटर्ड होती है, जो बच्चा होता है पूरी तरीके से टीचर पे फोकस होता है, टीचर जो बोलेगा वही करेगा। एंड्रोगॉगी में स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, चीजें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग की जाती हैं, उसको जो होगा वो अपने से ही क्वेश्चन करेगा। ट्यूटरगॉगी में कोई भी बच्चा स्पेशल हो जाता है किसी भी चीज में, उसको केवल गाइडेंस चाहिए होता है, वो एक एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, नेटवर्क इश्यू आया क्या? अभी आ रहा है नेटवर्क ना? हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो मैम फॉर एक्सपर्ट्स। जी मैम। हाँ ओके, बीच में नेटवर्क यस चला मैम। गया था ना एकदम से, यस मैम, कॉल आ 12। जाते तो अब नेटवर्क आ रहा है चला मैम। गया। ठीक है ठीक है, चलिए। तो 3 हमने पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस आपका, तो मैम। जो लोग नए हैं वो देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे। इनमें से कौन सा डायरेक्शन वन वे होता है? वन वे मतलब एक ही तरफ चलता है, ठीक है, एक ही तरफ चलता है, या फिर जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला है आपका काउंसलिंग, दूसरा है गाइडिंग, तीसरा है टीचिंग, चौथा है लर्निंग। जी मैम। हमारी आवाज। मैम आ रही है आवाज। हाँ, कौन सा है बताइए चारों में से? 4 क्वेश्चन है, ठीक है। संगीता जी डी बोल रही है, बाकी लोग बताइए जल्दी से आंसर। लर्निंग, फोर्थ डी। डी है लर्निंग। डी मैम डी, डी। लर्निंग। सलोनी जी फोर्थ। बताइए मैम व्हाई इट इज डी। मैम बिकॉज उसमें एक तरह से सिर्फ अपन सुनते ही है, लर्न करते हैं अपन एक चीज को, कोई भी चीज को ग्रास्प करते हैं अपन। क्या इसका मीन यही है? सुनते तो हम, गाइडिंग भी हमें कोई कर रहा होता है तो भी हम उसमें सुनते हैं, काउंसलिंग कोई कर रहा होता है तो भी हम सुनते हैं। लर्नर क्या समझ रहे हैं आप इससे, मतलब वन वे क्यों है ये, बताइए संगीता। मैम लर्निंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब हमें एक टीचर की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम कोई स्किल अपने आप से भी लर्न कर सकते हैं, वहाँ पे हमें टीचर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बॉन्डिंग होती है। और हम स्टार्टिंग से ही सीखते हैं, बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है काउंसलिंग, दूसरा है गाइडिंग, तीसरा है टीचिंग, चौथा लर्निंग। कोई भी व्यक्ति अगर काउंसलिंग कर रहा है तो उसको काउंसलर की जो प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, अगर काउंसलिंग हो रही है तो 2 लोगों की जरूरत होती है। पहली बात, काउंसलर जो कर रहा है, जो बता रहा है चीजों को, और एक क्लाइंट होता है जो जिसको समस्या है, ठीक है। तो 2 लोग होते हैं, तो चीजें वन में हो ही नहीं सकती, एक लोगों को चाहिए ही चाहिए कोई। अगर मुझे डिप्रेशन है तो मैं काउंसलर के पास जाऊंगी, 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों चीजें 2 वे हो रही है। गाइडिंग में भी हम क्या करते हैं, गाइड ऐसे तो किसी को गाइड नहीं करेगा ना, लोग होंगे तभी तो गाइड करेगा। टीचिंग में भी टीचर किसी को भी ऐसे नहीं पढ़ाएगा, जब पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे तभी पढ़ाएगा, तो यहाँ पर। लेकिन लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि हमें टीचर की आवश्यकता पड़े, बिना टीचर के भी हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, बचपन से ही चीजों को हम समझते आए हैं। हाँ, स्वाध्याय जैसे अनिमेश बोल रहे हैं, हम खुद भी चीजों को करके सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको अलग अलग टर्म बताई थी, ट्रेनिंग क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, गाइडिंग क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ। इनमें से क्या चीज जो है ट्रेनिंग को टीचिंग से या टीचिंग को ट्रेनिंग से अलग करती है, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला
प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल। डिसिप्लिन ड्रिल मतलब कि कोई भी आइडिया को बढ़ाना, किसी का अनुशासन को बढ़ाते हुए, मतलब कि ट्रेनिंग से टीचिंग इसलिए अलग है क्योंकि ये अनुशासन देती है और कोई भी आइडिया को प्रोवाइड करती है या प्रमोट करती है। दूसरा है शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट दिखाने के लिए या क्रिएट करने के लिए या क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए टीचिंग यूज होती है, टीचिंग अलग है। तीसरा है एस्टैब्लिशिंग बिलीव एंड वैल्यू लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति के विश्वास में परिवर्तन करना। चौथा है आपको ये देखना कि क्या चीजें सिमिलर है और क्या डिसिमिलर है। समानताएं और असमानताएं देखना टीचिंग को ट्रेनिंग से अलग करती है। 4 ऑप्शन है, क्या आंसर होगा बताइए। बी बोल रहे हैं बच्चे, संगीता, ऋचा। ऋचा जी बताइए बी क्यों है। बताइए ऋचा द्विवेदी जी, वाई इट इज बी। ऋचा द्विवेदी जी आवाज आ रही है मेरी? बता भाई, या देख के बता दिया आंसर। सारिका रजनीश ओशो जी बताएंगे। मैम इसमें टीचर बच्चों को व्यवहार में उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उनको नई नई चीजें सिखाती हैं, इसलिए शेयरिंग और केयरिंग क्रिटिकल और क्रिएटिविटी रिफ्लेक्शन मुझे लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनर किसी भी एक स्किल को डेवलप करवाता है, ठीक है, किसी भी अनुशासन को बताता है। लेकिन टीचिंग हमेशा जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे हम क्रिटिकली सोचे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, हमें कोई भी कुछ पढ़ा रहा है तो हम पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी चीज पढ़ाई जाए तो उसके बारे में आप विचार करिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत तो नहीं है कि हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। आपको जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ तो आप देखिए पहले, ठीक है, कि क्या ये सही है। आप बुक्स पढ़िए, बुक्स में देखिए, बुक्स भी कभी कभी पुराने एडिशन की होती हैं तो वो भी गलत बता सकती है, तो उसके बारे में खोजिए, ठीक है, अलग अलग से 6 साइट से जाके उसके बारे में खोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू थर्ड। टीचिंग डिफर्ड फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग सो फॉर एज इट प्रमोट्स। कि टीचिंग कैसे ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से अलग होती है। पहला ये डिसिप्लिन ड्रिल बताती है, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा एसटीडी एसोसिएट और मास्टरी ऑफ फैक्ट। बताइए बताइए भाई। मैडम इसमें भी बी होना चाहिए। बी होना चाहिए, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। जहां पे भी आपको दिखे, सुषमा गौर जी डी क्यों बोल रही हैं आप। क्या ट्रेनिंग में और कंडीशनिंग में मास्टरी ऑफ फैक्ट नहीं हो सकता, बल्कि ट्रेनिंग तो फैक्ट पे ही मास्टरी करवाती, किसी भी एक चीज पे मास्टरी करवाती है। सुषमा जी कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। क्रिटिकल पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द मोडेलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग। अब टीचिंग किस तरीके से, कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के दिया है। नेट का पेपर जब भी आप देखिए सिलेबस तो वही है, 20 यूनिट्स ही है आपकी, ठीक है, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है आपका, लेकिन उसी को ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। वही क्वेश्चन पहला वाला 3rd नंबर और 4th नंबर सेम क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से किस तरीके से टीचिंग अलग है उसके लर्निंग आउटकम के अलावा, ठीक है। सेम पहला है डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर, कि ये आपको एक अनुशासित व्यवहार बताता है, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग बताता है, फॉर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडिया, की एक आइडिया को बनाने का काम करता है, और क्विक फीडबैक, की एक फीडबैक को देने का काम ये करता है। चलिए बताइए क्या होगा भाई। 5th नंबर बी बोल रहे हैं, बताओ भाई। इसका भी बी, ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका भी बी, ठीक है। चलिए
बी है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर? इनमें से कौन सी नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है एक लर्नर की? ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, आपको बताना है। रिकॉलिंग, नॉन कॉग्निटिव मतलब जहां पर उसका दिमाग यूज नहीं होता, ठीक है, याद रखना। तो पहला है आपका रिकॉलिंग, दूसरा है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा है आपका आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट, चौथा है आपका बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। चलिए बताइए। पहला होता है चीजों को रिकॉल करना, मेमोरी का यूज होता है। दूसरा था प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करना। तीसरी आ गई जो भी सेंसरी इनपुट मिल रहा है उनको आइडेंटिफाई करना। चौथा किसी भी चीज पे बिलीव कर लेना। तो दिव्या जी बोल रही हैं डी, सारिका जी डी बोल रही हैं, सलोनी सोमानी जी सी बोल रही हैं। क्यों सी होगा सलोनी सोमानी जी, बताइए। बाकी लोग भी मैसेज करो भाई, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते आंसर? अनिमेश क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे आपको? आप क्लास में थे ना अंतिम हाँ दीदी, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था मेरे, इस कारण उत्तर नहीं दे रहा हूँ मैं। हाँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। पहले तबीयत खराब थी क्वेश्चन पूछा था, तो अभी पढ़ नहीं रहे हो इसलिए। अगर सीरियस नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को डांट पड़ेगी, ठीक है। सीरियस होकर पढ़ाई करनी भाई। अटेम्प्ट ऐसे ही नहीं देना रहे चलो ठीक है खाली बैठे तो नेट का एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं है। दे रहे हो तो फुल फोकस्ड होके दो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ना समझ में नहीं आ रहा है, तुक्का लगा सकते हो, गलत आंसर बोलो, समझ में तो आएगा ना चीजें। बाकी लोग क्लास में इतने सारे लोग हैं पुराने जो इन क्लासेस को पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है आप लोगों के लिए और मेरे लिए तो और ज्यादा है, ठीक है, कि आप आंसर नहीं बता रहे। इसका मतलब हम कथा सुना रहे हैं आपको, है ना। और मैं नहीं चाहती कि हम आप लोगों को केवल कथा सुनाएं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो मुझे बहुत हर्ट करेगा अंदर से, ठीक है। तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, चाहे गलत ही रिस्पॉन्स हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से बोल रही हूँ। नॉन कॉग्निटिव मतलब मैंने हिंदी में ही बोल दिया कि कोई भी लर्नर है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो लर्न कर रहा है उसमें से कौन सी नॉन कॉग्निटिव मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, कौन सी चीज है वो? रिकॉलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट। मतलब रिकॉलिंग मतलब चीजों को याद करना वाला, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तीसरा होता है आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट, मतलब जो भी चीजें हमें, जैसे किसी के कान में आवाज आ रही है तो पता करना कि ये कौन सी आवाज है, नाक से स्मेल आए तो पता करना। चौथा है किसी भी चीज पे बिलीव कर लेना जो ट्रू है। बताइए क्या होगा आंसर? डी बोल रहे हैं गणेश कुमार जी, सुषमा जी डी, रीचा जी डी, संगीता रात्रि डी बोल रही हैं और सलोनी जी सी बोल रही हैं। सलोनी जी सी क्यों बोल रही हैं आप, बताइए। सलोनी जी आवाज आ रही है ना मेरी? माइक अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए व्हाई इट इज सी, बताओ भाई। अंतिम बाला राठौर जी भी सी बोल रही हैं, ठीक है। गणेश कुमार जी आपको डी क्यों लगता है आंसर? कुछ भी बोलो, गलत बोलोगे अभी हाँ बताइए। माइंड को हमें काम नहीं करना पड़ता है इन सब चीजों को रिकॉलिंग के लिए, हम अपने माइंड को कुछ ना कुछ दे रहे हैं उसको काम करने के लिए। हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम उसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हाँ। बट इसमें किसी चीज पे बिलीव करने के लिए हम कोई वो नहीं, हम किसी पे भी कर सकते हैं। वेरी गुड। बिलीव या अंधविश्वास जिसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज आप बिलीव कर रहे हो, आप कहाँ अपना दिमाग लगा रहे हो, वो सारा इमोशन से रिलेटिव है, ठीक है। बिलीव करना आपके अफेक्शन से रिलेटेड, आपके इमोशन से। कॉग्निशन मतलब होता है जहां पर हम अपने संज्ञान या ज्ञान का यूज करते हैं, ठीक है। चीजों को याद करने के लिए मैं ज्ञान का यूज करूंगी, कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने ज्ञान का। अब बहुत सारे साउंड आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं पता करूंगी पंखा का साउंड कौन सा है, गाड़ी का कौन सा है, स्मेल आ रही है तो गोलगप्पे की कौन सी स्मेल है, रसगुल्ला की कौन सी स्मेल है। सब मैं स्मेल करने के लिए दिमाग यूज करी, उसमें दिल का यूज नहीं करती कि दिल बताएगा मेरा कि भाई देख रसगुल्ला जा रहा है।
ऐसे होता, दिल करता है रसगुल्ला खाने का, ठीक है, लेकिन उसको नाक के स्मेल कर पाया था कि वहां रसगुल्ला रखा है। बिलीव करने के लिए आपको किसी भी नॉन कॉग्निशन मतलब दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के भी विश्वास कर सकते हैं आप बिना दिमाग में, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं इमोशनली, तो आप उसकी बातों पर विश्वास कर देंगे आराम से, ठीक है। तो बिलीव एक नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लर्नर की। समझ में आया? जो लोग सी बोल रहे हैं उनके लिए आंसर, ठीक है। बाकी गलत आंसर भी दो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर दो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको नेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट और कोलैबोरेटिव मेथड। अब इनमें से मैंने आपको 3 तो पढ़ाए हैं और चौथा ही पढ़ाया, कोलैबोरेटिव पढ़ाया, ठीक है। चारों को आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो पहले जो 2 कॉलम बने हैं आपके, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में 4 ऑप्शन है, कॉलम बी में 4 ऑप्शन है। अब जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें आपको बताना है कि ये कौन सा होगा, ठीक है। आंसर इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो पहला लिखा लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड का देखिए कौन सा होगा। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तीसरा है प्रोजेक्ट मेथड, चौथा है कोलैबोरेटिव मेथड, ठीक है। लेक्चर मतलब व्याख्यान, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, प्रोजेक्ट मतलब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोलैबोरेटिव मतलब हम जब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसके बगल में लिखा है पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर, जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ। दूसरे में लिखा है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, इसमें लोग एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, ठीक है। तीसरा है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, इसमें नॉलेज आपको ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। और चौथा है आपका लर्निंग टुगेदर, कि एक साथ मिलकर सभी लर्निंग करते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके नीचे ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन ए बी सी डी, और उनमें से भी दिया है मैच करके। अब आप जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखती हूँ मैं, सी बोल रही है दिव्या मलिक और सलोनी जी भी सी बोल रही है। बाकी लोग जल्दी से देखो आंसर, 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी करने होते हैं नेट में, ठीक है। इनमें से आपको बस एक चीज करना होता है। हाँ जी मैम, वो कोलैबोरेटिव मेथड समझ में नहीं आया है। बाकी 3 समझ में आ गए ना? उन 3 का ऑप्शन देखो, मिलता जुलता है क्या? अब आंसर बताओ, ठीक है। जब क्या होता है, जब भी हम नेट का एग्जाम देते हैं तो जरूरी नहीं हमको चारों ऑप्शन बने। पहला ऑप्शन देखो अगर सही कि नहीं है, दूसरा देखो कि सही नहीं, क्योंकि 2 तो मैच कर सकते, तीसरा थोड़ी मैच करेगा, और सॉरी तीसरा भी मैच कर गया, चौथा तो मैच नहीं करेगा। तो आपको 3 अगर आते तो 3 देखो, चौथा अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सलोनी जी सी बोली है और रिचा ए बोल रही है, निमेश बी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे आंसर को। चलिए, आपका टाइम अप होता है। अब मैं जब भी क्वेश्चन आंसर करूंगी आपसे, नेक्स्ट वीक से जब भी होगा क्वेश्चन आंसर, तो टाइमर लगा के होगा, ठीक है। टाइमर लगा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इनको आपको मैच करना है। आप देखो लेक्चर मेथड, लेक्चर मतलब व्याख्यान, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलती है एक साथ, क्योंकि इसमें लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या होता है, इसका सी ऑप्शन होगा। कौन सा? ए। तो ये तीसरा कहाँ कहाँ पर दिया है? तीसरा डी में भी दिया है और सी में भी दिया है। चलो, अब थोड़ा कंफ्यूजन है। अब हम देखते हैं बी नंबर। बी नंबर कौन सा हमारा? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन वही दे पाता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, बिना एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति तो दे ही नहीं पाएगा। तो बी का कौन सा हो गया भाई? बी का कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 2, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। और 2 नंबर वाला कहाँ पर दिया हुआ है आपका? 2 नंबर वाला सी ऑप्शन में दिया है। अब देखो 2 नंबर वाला ना ए में दिया है, ना बी में दिया, ना डी में दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी 2 और देखेंगे, सी सही होगा। अब हम देखते हैं, मान लो कभी कभी ऐसा था कि 2 किसी और ऑप्शन में भी, तो हम तीसरे पे जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? 3-4 लोग मिलके एक साथ प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं? लर्निंग टुगेदर, एक साथ मिलकर लर्निंग करते हैं। तो सी का कौन सा हो गया? 4th हो गया। कोलैबोरेटिव मेथड क्या है? ये कोलैबोरेशन मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट मिलके पार्टिसिपेट करके कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट मतलब होता है जब 3-4 लोग मिलके कोलैबोरेशन करते हैं, बस मिलते हैं, बस। पार्टिसिपेट मतलब कि एक साथ पार्टिसिपेशन करना है। तो डी का कौन सा हो गया? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, ठीक है।
इस तरीके सी से आपको मैम। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको आगे पता ठीक। चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना है कि पहले कौन सा होगा दूसरा कौन सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो लर्निंग का है। मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इनमें से किससे व्यक्ति लर्न कर सकता है, ठीक है। चलो पहला होता है टीचिंग, टीचिंग से व्यक्ति लर्न करता है कि नहीं करता है। दूसरा होता है ट्रायल एंड एरर। तीसरा होता है इमिटेशन, इमिटेशन में मैंने आपको बताया था इमिटेशन कौन से वाले पार्ट में था बताओ जल्दी से, कॉग्निटिव में है, साइकोमोटर में है या फिर अफेक्टिव में है। इमिटेशन साइकोमोटर मैडम, साइकोमोटर में। साइकोमोटर में है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था, एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ भाई, तो बाकी लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेल स्टोन होगा ना, हाँ हाँ मैंने आपको बताया था नहीं ये। तो इस तरीके से आपके साइकोमोटर में था इमिटेशन, इम्पान, ठीक है। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इमिटेशन मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है इमिटेशन मतलब, इमिटेशन मतलब किसी भी स्किल्ड पर्सन द्वारा चीजों को सेम एज इट इज सीखना या खुद चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करना इमिटेशन कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है आपको कि इनमें से कौन सा मेथड लर्निंग करवाता है। तो ये आपके पास 6 ऑप्शन है और इनमें से नीचे छट के लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस में 6 ऑप्शन है। पहला आपका टीचिंग, दूसरा ट्रायल एंड एरर, तीसरा है इमिटेशन, चौथा है एक्सपेरिमेंटेशन, पांचवा है क्वेश्चनिंग, छठवा है रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिक्रिया। अब इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन 1 है 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी है 2, 3, 4 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी है 1, 3 एंड 5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा होगा आंसर इन चारों में से बताइए, ए बी सी डी में, विच वन इज करेक्ट। डी बोल रहे हैं, ठीक है। संगीता जी डी बोल रही हैं, सुषमा जी डी बोल रही, दिव्या मलिक डी बोल रही हैं, हाँ। और अनिमेश सी बोल रहे हैं, सारिका सी बोल रही है। 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 मीन्स टीचिंग। अच्छा आप ये बताइए कि आप ट्राई और एरर करके चीजों को नहीं सीखते क्या। आप साइकिल चलाना सीखते हो और आपको नहीं आती, आप गिरते हो फिर सीखते हो, तो सीख तो रही हो। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सारी टेक्निक जो है आपकी वो आपको सिखा ही रही है। टीचिंग के द्वारा भी आप सीखते हो, किसी चीज को ट्राई करते हो सीखते हो, इमिटेशन मतलब खुद डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हो तो सीखते हो, जब आप किसी से क्वेश्चन आंसर करते हो तो भी आप सीखते हो। रिफ्लेक्शन मतलब जब आप कोई चीज पढ़ते हो उसको जब लिखते हो या बताते हो तो भी सीखते ही हो। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया, आया समझ में। हेलो जी मैम, आ रहा है समझ। ठीक है। चलिए इसमें पूछा गया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा आई थिंक। Which of the following statement applies in the context of online teaching? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है या कौन सा कथन जो है एप्लीकेबल है ऑनलाइन टीचिंग मेथड के लिए। अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊं तो ये कैसा कैसा होता है आपको बताना है, ठीक है। आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं पहले ऊपर, उनमें से नीचे ऑप्शन कैटेगराइज किए गए। पहला स्टेटमेंट है टीचर डज नॉट हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज, मतलब इसे बताएगा कि टीचर जो होता है वो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में हेल्प नहीं करता। टीचर आपको केवल पढ़ाता है, वो ये नहीं बताता कि नॉलेज आपको कैसे लानी, ठीक है। दूसरा है देयर इज मोर रोल ऑफ लर्नर इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इसमें बताया गया कि लर्नर का ज्यादा रोल रहता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। लर्नर ज्यादा चीजों को बोलता है रादर देन टीचर। तीसरा है आपका डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल, कि जो भी चीजें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो बोलकर दी जाती हैं, ठीक है। चौथा है देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग, इसमें बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है और सेल्फ मोटिवेट भी होता है, ठीक है। पांचवा है आपका
इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, कि ये फ्लेक्सिबल है, कभी मन किया तो लिया, नहीं मन किया तो नहीं लिया। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके ऑप्शन दिए हैं 1, 3 एंड 5, 1, 2 और 4, 2 और 4, 2, 3 और 5। बताइए। बताइए भाई। ए बोल रहे हैं अनिमेश, सारिका जी ए बोल रही हैं, सुषमा जी ए बोल रही है, वेरी गुड। देखिए जब आप लोग आंसर देते हैं आपके अंदर एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है कि कैसे देना है आंसर। बहुत अच्छे, बहुत सही, बहुत करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसमें बोला गया टीचर डज नॉट हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि टीचर आपको केवल पढ़ा रहा है, आपकी नॉलेज को कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर रहा है। ठीक है, कि नहीं आप सब कर रहे हो। ऑनलाइन मेथड में यूट्यूब भी आता है। ठीक है, यूट्यूब में तो टीचर आपके पास नहीं बैठा होता है, ऑनलाइन में मीट भी आती है। फिर इसमें होता है कि लर्नर नहीं बोलता कोई चीज। अब आप लोग सुनी तो रहे हो ना मेरी बात, बोल तो नहीं रहे। ऑफलाइन क्लास में होता है कि लर्नर भी, उसको बहुत चांस रहते कि वो बोले। अब जैसे अगर आप यूट्यूब में क्लास देख रहे हो तो आप नहीं बोल सकते वहां पर, है ना, आप केवल सीख सकते हो। तीसरा होता है कि इसमें जो भी नॉलेज दी जाती है, जो भी सब वो वर्बल बोल के ही देता है, बिना बोले तो देगा नहीं। अगर मैं आपको इमेज बस दिखा दूं तो वो GIF हो जाएगा, वो ऑनलाइन टीचिंग मेथड नहीं कहलाएगा। तो बोलना जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा है आपका देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग, इसमें बच्चा सेल्फ लर्निंग करे ये जरूरी, और मोटिवेशन सेल्फ नहीं मिलता जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं पढ़ाता उसको। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, मतलब कि आपका मन करे तो आप ले लिए, नहीं मन किया तो नहीं लिए। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। समझ में आया? तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड नहीं होगा और फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 इज ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, ह्यूरिस्टिक मेथड किन्होंने डेवलप किया है? एनी सुलेवन, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डेवी और फ्रेडरिच फॉरबेल। बताइए ह्यूरिस्टिक मेथड किन्होंने डेवलप किया है? बी बोल रही है संगीता, सलोनी भी बी बोल रही है। बताइए भाई बाकी बी वाले। बी सुषमा गौर जी। सुषमा गौर जी क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड? मैम ये एक्सपर्ट्स के लिए होता है। इसमें टीचर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, स्टूडेंट खुद ही अपनी तरफ से खुद ही चॉइस एंड वॉइस उसकी खुद की होती है। वो खुद ही चॉइस करके अपने कुछ भी स्टडी को पढ़ता है, अपने तरीके से वो ढूंढता है उसके आंसर्स को, अलग अलग तरीके से, वीडियो से, यूट्यूब से या बुक से, किसी भी तरीके से। मैम ये एक्सपर्ट लेवल पर होता है। मैम बताइए इन्होंने सही बताया गलत बताया? बताइए मुझे कोई भी। इन्होंने सही बोली है, सारे स्टेटमेंट इनके सही है या सारे स्टेटमेंट गलत है? जल्दी बताओ भाई। संगीता बताइए, इज दैट ऑल स्टेटमेंट? हाँ क्या बोल रहे? मैम सही है मैम, सही है। इन्होंने पहली लाइन जो बताई है कि इसमें एक्सपर्ट होते सारी हैं, तो क्या वो ह्यूटा सारी है? एक्सपर्ट हाँ मैम एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड में उन्होंने ये बोला कि जो स्टूडेंट है या फिर लर्नर है वो डिस्कवर करता है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग के लिए है ऐसा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, वो है आपका ह्यूटागॉगी एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। आप थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, ह्यूटागॉगी में एक्सपर्ट्स की बात की गई है, लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड में बताया गया है कि बच्चा जो होता है, मैंने आपको बताया था अनएडेड हेल्प, मतलब कि बिना किसी की मदद के खुद जब चीजों को करता है तभी वो डिस्कवरी ऑफ नॉलेज करता है, चीजों को सीखता है। तो इसमें अनएडेड नॉलेज के बारे में उन्होंने बताया। बाकी स्टेटमेंट आपके सही है सुषमा गौर जी, एक स्टेटमेंट गलत था कि इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था। हाँ थोड़ा सा ठीक है, मिक्स नहीं करना है, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट में आ गया तो गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म ऑफ, किसी भी टीचिंग की इफेक्टिवनेस कैसे दिखती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर होगा नेक्स्ट, अभी बताते क्वेश्चन। पहला होता है कोर्स कवरेज, कि अगर कोई टीचर सारा कोर्स कवरेज करता है तो वो अच्छा, उसकी टीचिंग अच्छी है। दूसरा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो तो उसकी टीचिंग अच्छी है, ठीक है। तीसरा है लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट की, जो लर्निंग आउटकम है, स्टूडेंट कितना सीख रहा है, वो टीचिंग अच्छी होती है। या चौथा है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब टीचिंग एड्स मतलब कि आप कोई पीपीटी यूज कर रहे हो या टीचिंग में कोई प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो, वो। इन चारों में से सबसे अच्छी इफेक्टिवनेस टीचिंग किसकी होती है, कि आप बोल सकते हो कि ये टीचिंग सबसे अच्छी है। सी बोल रहे हैं अनिमेश, ठीक है। संगीता सी, सलोनी सी, सारिका जी सी बोल रही हैं। बाकी व्यक्ति कहाँ है हमारे? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर मैम क्वेश्चन एक बार और समझाएंगे क्या? क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म, कोई भी टीचिंग जो हम करते हैं, कोई भी शिक्षण, उसकी इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता को जज किया जाता है किस टर्म में, कैसे हम बताएं कि ये टीचिंग ज्यादा अच्छी है, ठीक है। पहला कि एक टीचर जो पूरा कोर्स कवर करे, दूसरा है कि स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट ले, तीसरा है कि स्टूडेंट आउटकम आए, लर्नर आउटकम ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट सीखे चीजों को। चौथा है कि उसमें टीचर पीपीटी यूज कर रहा है, ये सारी चीजें, मतलब टीचिंग एड्स यूज कर रहा है क्लासरूम में। बताइए कौन सी टीचिंग ज्यादा अच्छी होती है? सभी का मैसेज सी आया है, समझ में आया गणेश जी? जी मैम। क्या है क्वेश्चन का आंसर? आंसर क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक सी ही होगा मैम। डी, सी सी सी, सी सभी बोल रहे हैं। कोर्स कवरेज जरूरी नहीं है कि मैं पूरा कोर्स कवर करा दूं और मेरी टीचिंग बहुत अच्छी होगी। स्टूडेंट इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, यहाँ पर तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, चलो क्लास सुन लेते हैं। लेकिन कोई भी टीचिंग तब अच्छी कहलाती है जहां उसके स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर अच्छा तब कहलाता है जब उसका स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स देता है। हम तो अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते नहीं है ना। तो आप चाहते हैं आपके टीचर्स की बेइज्जती हो जाए? है, चाहते हो क्या भाई? नो मैम। नो मैम। तो निकालना है ना जेआरएफ इस बार, निकालना है ना? हाँ, ठीक है। तो Yes, क्लास में ma'am. सोना नहीं है। तो लर्निंग आउटकम अगर अच्छा होता है स्टूडेंट का, तभी एक टीचिंग अच्छी इफेक्टिवनेस कहलाती है टीचिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द अथॉरिटियन लेवल टीचिंग इज, अथॉरिटी मतलब कि जहां पर टीचिंग एकदम हाई लेवल पर होती है, तो टीचिंग किस तरीके की होती है? टीचर सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, हेड मास्टर सेंटर्ड होती है, या एक्सपीरियंस बेस्ड होती है? जहां पर अथॉरिटी काम कर रही है, हाईएस्ट अथॉरिटी, वहां पर कैसी होती है टीचिंग? बताइए। बताओ भाई। सब क्वेश्चन समझ में आया? अथॉरिटी मतलब कि जहां पर सत्तावादी लेवल चल रहा होता है, एकदम ऊपर लेवल, वहां पर टीचिंग कैसे होती है? टीचर सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, हेड मास्टर सेंटर्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ए बोल रहे हैं बच्चे, ए टीचर सेंटर्ड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए। सत्तावादी मतलब जब अथॉरिटी ज्यादा काम कर रही हो, तो वहां पर टीचर पे, बच्चों पे तो फोकस नहीं रहता, बच्चों को टीचर की बात सुननी पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टीचर सेंटर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका होगा, ठीक है। फिर तो और भी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आगे लूंगी, आपको कल ले लूंगी। आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे और क्वेश्चन सेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। यहाँ पर आपके अलग अलग थ्योरीज लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, ठीक है। अब देखो इनमें से जो थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई है उनको आप मैच करोगे कैसे? तो चलो ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाई है एक थ्योरी,
एक थ्योरी बस नहीं पढ़ाई है, 2, उसको भी आपको जो पढ़ी हुई है उससे मैच करना है, ठीक है। चलिए, पहला दिया है क्वेश्चन क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, चौथी है कंस्ट्रक्टिविज्म। जिसमें से मैंने आप लोगों को कौन कौन सी बता दी है भाई? क्लासिकल कंडीशनिंग बताई है, व्योगोस्की की बताई है, नाम तो बताया है मैंने सबका, ठीक है। 2 का नाम मैंने बताया है आपको, कौन सा नाम बताया है, जल्दी बताओ। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का, और व्योगोस्की का नाम सुना है, पढ़ा है ना? यस मैम। चलिए, तो आप अगर एक भी ऑप्शन जानते होंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग भी जानते होंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ए में 1 का फर्स्ट दिया है, सेकंड का थर्ड दिया है, थर्ड का सेकंड दिया है। अब आप मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर आप इनमें से एक भी जानते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बताओ भाई। बी बोल रहा है, बी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग किन्होंने दी है? पैवलॉव ने दी है, ठीक है, एवन पैवलॉव ने दी है। और कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो 3 नहीं भी आते होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किनका हो गया? बीएफ स्किनर का हो गया। सोशल लर्निंग थ्योरी जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, वो वाइगोस्की ने दी है, मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ गया, दिखा देती हूँ। मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है। कॉग्निटिव मैंने आपको जीन पियाजे पढ़ा दिया था, इनसाइड लर्निंग ऑफ कोहलर पढ़ा दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। फिर वाइगोस्की की मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पढ़ाई थी। नाम तो मैंने यहाँ पर सबके बता दिए थे, लेकिन आप लोगों को मैंने वाइगोस्की का कंस्ट्रक्टिविस्ट बताया था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट आप लोग देख चुके हैं, मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया है। यहाँ तक आपकी हो गई है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। कल से हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ एक आध 2 कंस्ट्रक्टिव थ्योरी बच गई है लास्ट की, वो पढ़ाना है मुझे, ठीक है। ये वाला पढ़ाना है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, ठीक है। इनमें भी एक है इंपॉर्टेंट, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो समझ में नहीं आता उसको समझने की कोशिश करिए, और कल से क्लासेस प्रॉपर चलेंगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए।